हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाइड। एंड चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे बीए फिलोसफी ऑनर्स के कोर्स के साथ। वी आर ऑन टू सेमेस्टर 2 डिसिप्लिन 4 फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी का यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई चैनल. यू कैन गो एंड चेक आउट यूट्यूब डीमिस्टिफाइड. नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ आवर यूनिट 3. एंड यूनिट 3 की हमारी सबसे पहली रीडिंग है जे एन मोहंती, कॉन्शियसनेस एंड नॉलेज इन इंडियन फिलोसफी. So one of the patterns that emerges from the enormously complex and complicated discussions in the epistemologies of the Indian philosophies is the way metaphysical disputes are made to depend on epistemological and the latter again on theories about the nature of consciousness. तो एक हमें पैटर्न इंडियन फिलोसफी में देखने को मिलता है कि जितने भी मेटाफिजिकल डिस्प्यूट्स है, मेटाफिजिकल डिस्प्यूट्स मतलब बीइंग का, बीइंग, एग्जिस्टेंस, बीइंग कौन है, एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, यूनिवर्सल वगैरह, ये सारे डिपेंड करते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज पे, मतलब एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरीज पे. एंड एपिस्टेमोलॉजी इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज. ठीक है, तो बीइंग और एग्जिस्टेंस के क्वेश्चंस को नॉलेज के ऊपर छोड़ दिया जाता है और फिर नॉलेज को नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर छोड़ दिया जाता है. अगर हम एक सेंट्रल मेटाफिजिकल डिस्प्यूट ले, जैसे कि आइडियलिज्म ऑफ द विज्ञानवादन बुद्धिस्ट एंड द रियलिज्म ऑफ द हिंदू फिलोसफर्स, न्याय और मीमांसा हमने पढ़ा ही है हमारे सेमेस्टर 1 के कोर्स में. तो द enormous disputational literature in Sanskrit that centers around it shows the common pattern. The realism idealism issue, ठीक है, तो हम देखें कि विज्ञानवादन का आइडियलिज्म और हिंदू फिलोसफर न्याय और मीमांसा का रियलिज्म. ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि जैसे हमने न्याय थ्योरी या फिर मीमांसा थ्योरी पढ़ी थी रियलिज्म की, मतलब नॉट रियलिज्म की बट उन थ्योरी से हमें रियलिस्ट आइडियाज मिलते हैं और बुद्धिस्ट विज्ञानवाद से हमें आइडियलिस्ट मिलते हैं. रियलिस्ट इन द सेंस की about how they talk about in the न्याय थ्योरी ऑफ परसेप्शन. ठीक है, हमने पढ़ा था पिछली बार में कि परसेप्शन की थ्योरी एंड करेक्ट परसेप्शन, रॉन्ग परसेप्शन, ऑल दैट स्टफ. तो इट शोज अराउंड अ कॉमन पैटर्न. ये जो आइडियलिज्म का इशू है, ये द क्वेश्चन वेदर देयर आर थिंग्स एक्सटर्नल टू द नोइंग माइंड और मोर रेडिकली वेदर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ देयर नॉलेज इज मेड डिपेंडेंट ऑन क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉन्शियसनेस. तो जैसे न्याय थ्योरी में भी हम लोग नॉलेज के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज द करेक्ट नॉलेज, व्हाट इज इनकरेक्ट नॉलेज. ठीक है, तो इस बीइंग और एग्जिस्टेंस के क्वेश्चंस को हम लोग नॉलेज और कॉन्शियसनेस के साथ लिंक कर देते हैं. तो सबसे पहला विथ रिगार्ड टू द नेचर ऑफ ज्ञान, ठीक है, दिस इज ज्ञान और कॉन्शियसनेस, 3 मेन क्वेश्चंस में भी सिंगल आउट बाय वर्च्यू ऑफ द सेंट्रल पोजीशन दे ऑक्यूपाई इन द लिटरेचर. तो कॉन्शियसनेस से रिलेटेड 3 मेन क्वेश्चन है कि क्या ज्ञान फॉर्म्ड है, साकार है या फिर निराकार है. ठीक है, इस नॉलेज का कोई फॉर्म होता है या ये फॉर्मलेस है, क्या ये सेल्फ रिवीलिंग है जैसे स्वप्रकाश, या फिर या कोई और उसको रिवील करता है जैसे पर प्रकाश, और क्या ये एक ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज सविषय या फिर ऑब्जेक्टलेस है जो कि है निर्विषय. ठीक है, तो इसमें 2 और क्वेश्चंस हम कह सकते हैं कि क्या एक सब्सटेंस है, द्रव्य है, क्वालिटी, गुण है या फिर एक्शन, कर्म है. ज्ञान क्या है और क्या ये सेल्फ वैलिडेटिंग है दैट इज स्वतः प्रमा या फिर कोई और उसको वैलिडेट करता है जैसे परतः प्रमा. ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा होगा, ये समझ में आ भी रहा होगा कि हम लोग बेसिकली यहाँ पर ज्ञान की कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने की कोशिश करें. ज्ञान कैसा है, क्या वो एक है, एक चीज है या दूसरी चीज है. ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही डिफिकल्ट है, इनका आंसर ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है. एंड अगर हम एक के ऊपर डिस्कस करने जाए तो हर स्कूल ऑफ फिलोसफी और हर ऑथर फिलोसफिकल वर्क का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है. मतलब ये इतने बड़े बड़े डिस्कशन के टॉपिक्स हैं. So instead of reviewing the discussions in their multifarious details, I will pick out and dwell on some major strands, especially those which appear to me philosophical significant. इनके ऊपर बहुत सारे discussions हमें throughout Indian history में Indian philosophical history में देखने को मिल जाएगा. लेकिन what J.N. Mohanty is doing it, he would pick out some strands which according to J.N. Mohanty are philosophical significant in relation to ज्ञान. तो जब हम पूछते हैं कि क्या ज्ञान फॉर्म्ड है या फॉर्मलेस है, तो हम लोग पूछते हैं कि कॉन्शियसनेस इटसेल्फ पोजेसेस एन आकार. सो द वर्ड आकार मीन्स फॉर्म और शेप. ठीक है, तो हम लोग बेसिकली पूछ रहे हैं कि क्या ज्ञान का कोई आकार है, कोई फॉर्म है, कोई शेप है. किसी भी चीज का आकार क्या है, इट्स अ फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ इट्स पार्ट्स, कि उसके जितने भी पार्ट्स है वो किस फॉर्म में, किस शेप में, किस तरीके से अरेंज्ड है, वो उसका शेप बन जाता है.
ठीक है, जैसे पेंसिल के जो भी एलिमेंट्स है वो इस तरीके से अरेंज्ड है कि पेंसिल आगे से शार्प होती है, हम जब उसको शार्प करते हैं, पीछे से ब्लंट होती है, तो ये उसका एक आकार हो गया। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स है आकार, ठीक है, बाहरी जो ऑब्जेक्ट्स है इस सेंस में उनके पास आकार होता है, दे आर फॉर्म्ड और शेप, इनका कोई ना कोई शेप होता है। अब जो विज्ञानवादी है वो डिनाई करते कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, that there are external object ascribes akar to consciousness. The Nyaya Mimamsa realist who believes that there are external object denies that consciousness has its own akar. तो जो न्याय मीमांसा स्कूल्स हैं जो कि रियलिज्म पर बेस्ड है, वो कहते हैं कि कॉन्शियसनेस एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल देर क्योंकि मतलब वो बिलीव करते कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट डिनाइज दैट कॉन्शियसनेस हैज इट्स ओन आकार, वो डिनाई करते कि कॉन्शियसनेस का खुद का कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, अब देख एक एग्जांपल यहाँ पर वो बताते हैं कि बुद्धिस्ट ये परसेप्शन मतलब वो करते हैं कि परसेप्चुअल नॉलेज, दिस इज ब्लू इटसेल्फ हैज द फॉर्म ऑफ ब्लू, whereas न्याय मीमांसा रियलिस्ट होल्ड दैट द नॉलेज दिस इज ब्लू इटसेल्फ इज फॉर्मलेस but derives its form from the form of its object. तो बुद्धिस्ट का कहना है, जो बुद्धिस्ट होगा क्योंकि वो आइडियलिस्ट होते हैं, उनका कहना होता है कि जब हम कहते हैं कि दिस इज ब्लू, ये हमारी परसेप्चुअल नॉलेज है। परसेप्शन क्या होता है? जिस चीज को हम लोग सेंस करते हैं। परसेप्शन मतलब हमारे 5 सेंसेस के थ्रू जिस चीज को हम जैसे हमने इसके यूनिट 2 में हमने जैसे इंप्रेशंस के बारे में पढ़ा था, तो दैट इज समवॉट रिलेटेड टू परसेप्शन। तो परसेप्चुअल नॉलेज मतलब जो हम हमारे 5 सेंसेस के थ्रू रिसीव करते हैं, तो हमारी परसेप्शन नॉलेज दिस इज ब्लू, हम लोग आईज के थ्रू देखते हैं, हमें तब पता चलता है कि अच्छा इसका कलर ब्लू है, तो इटसेल्फ हैज द फॉर्म ऑफ ब्लू, उसका एक फॉर्म है वो है ब्लू कलर। और जबकि न्याय मीमांसा जो कि रियलिस्टिक स्कूल्स है, उनका कहना है कि दिस इज ब्लू फॉर्मलेस है, लेकिन उसका फॉर्म उसके ऑब्जेक्ट से आता है, उसकी जो ऑब्जेक्ट का फॉर्म है वो ही उसका फॉर्म है। दिस इज ब्लू, ये जो नॉलेज है ये फॉर्मलेस है। अब बुद्धिस्ट व्यू जो है वो बुद्धिस्ट आइडियलिज्म के साथ अकॉर्ड करता है कि फॉर द अपैरेंट फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रियली अ फॉर्म ऑफ नॉलेज, कि इस ऑब्जेक्ट का जो फॉर्म है वो ही नॉलेज का भी फॉर्म है। और न्याय मीमांसा जो है वो कहता है कि फॉर्म और शेप दैट अपीयर्स इन अ नॉलेज कैन नॉट बिलोंग टू दैट नॉलेज इटसेल्फ व्हिच इज फॉर्मलेस एंड देयर मस्ट बिलोंग टू एन ऑब्जेक्ट आउटसाइड ऑफ नॉलेज। तो न्याय मीमांसा के अकॉर्डिंग ये जो नॉलेज है हमारे पास कि कोई भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट ब्लू है, ये फॉर्मलेस है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के पास अपना खुद का फॉर्म है। बुद्धिस्ट राइटर्स जो थे वो अपना आइडियलिज्म का यूज करते थे एज अ प्रीमाइस फॉर प्रूविंग दैट नॉलेज इज साकार। ठीक है, नॉलेज इज साकार मतलब इट हैज अ फॉर्म, बट दे ऑल्सो यूज द लैटर थीसिस टू एस्टैब्लिश आइडियलिज्म। वन एंड द सेम ऑथर कैन डू बोथ both only at the risk of circularity. Of course, if idealism is already established and it is admitted that there are no external object, then it would follow that the blue which appears in the knowledge of blue would be a form of the knowledge itself. तो ये ब्लू कलर जो कि हम नॉलेज जिस चीज की ले रहे हैं कि दिस इज ब्लू, तो ये ब्लू ही अपने आप में एक फॉर्म है, एक चीज है। तो जो हमारे पास नॉलेज आ रही है वो फॉर्मलेस नहीं है, उसका एक शेप है, वो एक साकार है, उसका एक फॉर्म है। But it seems to me that while a denial of external object entails that knowledge is sakar, the latter thesis by itself does not entail the former. For it is quite possible while the knowledge of blue has its shown blue form, there is also something out in the world which corresponds to it. This, in fact, in the view of the Buddhist Sautrantikas, who were representations of a sort. तो यहाँ पे जैन मोहंती कहते हैं कि ठीक है, हम कह रहे थे कि ये नॉलेज ब्लू है, ये इसका फॉर्म है, लेकिन आउट जो वर्ल्ड है उसमें एक ऐसी ब्लू चीज है और उसका अपना खुद का एक फॉर्म है। ठीक है, और ऐसी कोई चीज है जो उस ब्लू के साथ करेस्पॉन्ड करती है, उसके साथ वो ब्लू कलर के साथ करेस्पॉन्ड करती है। Another premise is needed for arguing to the idealist thesis, namely the proposition that all consciousness is self-intimating or self-revealing. अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तो उनका कहना है कि प्रोपोजिशन सारी कॉन्शियसनेस जो भी ज्ञान है वो सेल्फ रिवीलिंग है, दैट इज इट इज स्वप्रकाश। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को मेंटेन करना है वो सेल्फ इंटीमेटिंग है, वो सेल्फ रिवीलिंग है, और इसका मतलब यही है कि उसका एग्जिस्टेंस और उसका मैनिफेस्टेशन इनसेपरेबल है, वो है और वो हमें पता है, वो एक ही चीज है। That at the very moment of its coming into being, it is given either to self on the Buddhist view or to its owner, the self. It is to assert its transparency.
उसका एग्जिस्ट करना और उसके एग्जिस्टेंस का हमें पता होना आर इनसेपरेबल। वो चीज हमारे तभी एग्जिस्ट करेगी जब हमें पता है। इफ वी डोंट नो अबाउट इट, इट वोंट एग्जिस्ट फॉर अस। तो उसका एग्जिस्टेंस और उसका मैनिफेस्टेशन इज द सेम थिंग, दैट मीन्स इट इज सेल्फ रिवीलिंग। If a state of consciousness is given to itself ab initio, and that is prior to any subsequent act of introspection, retrospection or reflection, then the form that is given in the knowledge, this is blue, should belong to that knowledge itself. Since the form of the knowledge should in any case be given, and since no knowledge presents us with two sets of forms, one of which could belong to the alleged external object, the only form that knowledge shows must belong to the knowledge itself. तो अगर हम ऐसा बोले कि उसका एग्जिस्टेंस और उसका मैनिफेस्टेशन दो अलग अलग चीज है, तो फिर ऐसे तो दो डिफरेंट चीजें हो गई है। फिर नॉलेज का और उसके नॉलेज को करेस्पॉन्ड करते हुए एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का एक दूसरा फॉर्म होगा, ये दो चीजें हो गई और दोनों के अलग अलग फॉर्म होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका मैनिफेस्टेशन और उसका एग्जिस्टेंस, मैनिफेस्टेशन आपको पता होगा कि उसका रियलाइजेशन दैट समथिंग इज एग्जिस्टिंग, दैट इज इनसेपरेबल, दैट इज द सेम थिंग। एंड इसी तरीके से नॉलेज का फॉर्म इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, that knowledge belongs to knowledge itself और उसका एक फॉर्म है। The hypothesis of the realist in that case becomes unprovable। जब हम ऐसी उसकी बात करते हैं तो हम रियलिस्ट जो न्याय मीमांसा की हाइपोथेसिस है वो अनप्रूवेबल हो जाती है। Thus, idealism is entailed by a conjunction of the thesis that consciousness has a form of its own and the thesis that consciousness is self-illuminating, कि जो कॉन्शियसनेस है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसका खुद का एक फॉर्म है और वो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है, सेल्फ इंटीमेटिंग है, सेल्फ रिवीलिंग है, जो वर्ड आप यूज करना चाहे। स्वप्रकाश, आपको इसकी ही संस्कृत टर्म्स भी होना चाहिए, साकार, आकार, निराकार, स्वप्रकाश। ओके, बुद्धिस्ट आइडियलिस्ट जो है वो इस कंजंक्शन को डिफेंड करते हैं कि कॉन्शियसनेस का नॉलेज खुद का है एंड इट इज सेल्फ रिवीलिंग। ओके, the realist case is strengthened if he denies both, for if knowledge itself is formless and non-self-illuminating, then what is given in the knowledge of the form, this is blue, cannot be that knowledge itself, but something rather than it, or something other than it, namely an object that falls outside of it। तो realist का कहना है कि नहीं, ये जो this is blue, ये जो knowledge है, knowledge का कोई form नहीं है, बल्कि वो नॉलेज जिस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है उसका एक फॉर्म है और नॉलेज सेल्फ रिवीलिंग नहीं है। ठीक है, लेट अस recount some of the arguments by which both these theses have been defended by the Buddhist idealist and attacked by Hindu realist। First, as to the thesis that knowledge has its own form। अब बुद्धिस्ट आइडियलिस्ट का कहते हैं कि नॉलेज का खुद का एक फॉर्म है। जब हम कहते हैं दिस इज ब्लू, ये एक ऐसा सेंटेंस है, ये कॉन्शियसनेस है, ये नॉलेज है, और ये दिस इज ब्लू का अपना खुद का एक फॉर्म है। तो अब वो कैसे अपनी थीसिस को डिफेंड करते हैं, ये आइडियलिस्ट। रिलेशन ऑफ नॉलेज टू इट्स ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स एन आइडेंटिटी बिटवीन द टू, hence the knowledge of blue should itself be blue। तो जब हम नॉलेज को उसके ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करते हैं, एन आइडेंटिटी बिटवीन द टू, hence the knowledge of blue should itself be blue। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम लोग नॉलेज और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। When we say that an object is blue, तो हम उस ब्लू को उस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करते हैं। नॉलेज ऑफ ब्लू इज रिलेटेड टू दैट ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो इसका मतलब कि वो नॉलेज वो ब्लू होना चाहिए, एंड दैट नॉलेज ऑफ ब्लू शुड इटसेल्फ बी ब्लू। अब ये कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन अगर हमारे पास ब्लू की नॉलेज है दैट मीन्स इट हैज अ फॉर्म, कि वो ब्लू है। इफ नॉलेज वर फॉर्मलेस, अगर नॉलेज का कोई फॉर्म नहीं होता, देयर वुड बी नो डिफरेंस बिटवीन नॉलेज of blue and knowledge of yellow, and in that case the former could manifest yellow and the latter could manifest blue, which is absurd। तो अगर नॉलेज का कोई फॉर्म नहीं होता तो ब्लू और येलो में फर्क ही क्या होता, ब्लू येलो से डिफरेंट है, मतलब ब्लू का फॉर्म येलो के फॉर्म से डिफरेंट है। To say that the seeming form of a knowledge is due to its contiguity with its object will not do, for the object may well not exist at all, as in the case of past or future objects। अब हम कहते हैं कि चलो मान लो नॉलेज का कोई फॉर्म नहीं है और नॉलेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट का फॉर्म जो है वही है। तो जब हम बात करते हैं पास्ट और फ्यूचर ऑब्जेक्ट्स की, तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है उस केस में, तो फिर ऐसे तो नॉलेज का फॉर्म ही नहीं हुआ। अब मैंने कहा कि मैंने कल एक ब्लू ड्रेस पहनी थी, I wore a blue dress yesterday, so today that object is not there, क्योंकि मैंने वो ड्रेस को कल पहना था।
दैट मीन्स नॉलेज का कुछ फॉर्म ही नहीं हुआ। तो भले अगर रियलिस्ट का कहना है कि नॉलेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ करेस्पॉन्ड करती है, तो व्हाट अबाउट द केसेस वेयर देयर इज नो ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट की एब्सेंस में फिर क्या नॉलेज का कोई फॉर्म नहीं है? दिस इज व्हाट द आइडियलिस्ट हैव टू आर्ग्यू टू डिफेंड देयर केस। नाउ फोर्थ आर्ग्यूमेंट इज ट्रूथ इज सरूप्य और अग्रीमेंट ऑफ नॉलेज विथ ऑब्जेक्ट। तो सरूप्य मतलब कि नॉलेज ऑब्जेक्ट के साथ अग्री करता है, सरूप्य रिक्वायर्स दैट नॉलेज हैज द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर नॉलेज को ऑब्जेक्ट के साथ अग्री करना है तो नॉलेज और ऑब्जेक्ट का फॉर्म मिलता जुलता होना चाहिए, एक होना चाहिए। और जैसे दिग्नाग ने लिखा था विषयाकार एव अस्य प्रमाणम, that is the object form of the knowledge is the source of cognizing the object। तो यही कि दिग्नाग ने यही लिखा था कि ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए उसका सोर्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट की पहचान होती है, वो नॉलेज होती है। Knowledge is also always experienced as having a form. The alleged formless knowledge is never experienced। तो जब भी हम नॉलेज की बात करें हमने हमेशा उसको किसी फॉर्म में एक्सपीरियंस करा, हमने कभी भी उसको फॉर्मलेस एक्सपीरियंस नहीं करा। The Buddhist also appeals to the fact that with regard to the same object, we often have different cognitions. This is long, this is short. The same jar is simultaneously apprehended as a jar, as a substance, or as knowable. Contradictory forms cannot belong to the same object, so they must belong to the knowledge is concerned। तो हर नॉलेज का एक फॉर्म होता है, क्योंकि कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट्स नहीं नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये जार लंबा भी है, ये जार छोटा भी है, ये जार मोटा भी है, ये जार पतला भी है, बिकॉज वी कैन नॉट हैव डिफरेंट कॉग्निशंस फॉर द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट्स हमने देखे थे बुद्धिस्ट आइडियलिस्ट थ्योरी को सपोर्ट करते हुए कि नॉलेज का फॉर्म होता है, नॉलेज का फॉर्म होता है। As against these arguments, the realists want to argue for the thesis that, to use the well-known words of Udayan, as a knowledge formless by itself is distinguished only by its object। तो अब हमने बुद्धिस्ट आइडियलिस्ट के आर्ग्यूमेंट्स पढ़े, अब हम रियलिस्ट न्याय मीमांसा के आर्ग्यूमेंट्स पढ़ते हैं। Knowledge is not the sort of thing that could have the form of an object, that could be blue, triangular, etc. For it is amurta, it does not have a figure। तो अब रियलिस्ट मतलब उदयन का के पॉइंट को लेते हुए ये कहते हैं कि नॉलेज का कोई फॉर्म नहीं हो सकता, वो अमूर्त है, उसका कोई फिगर नहीं हो सकता है। ठीक है, और नॉलेज का मतलब ये नहीं कि वो ऑब्जेक्ट जो है उसका ही फॉर्म ले ले, कि नॉलेज खुद ही ब्लू है, नॉलेज खुद ही ट्राइंगुलर है, इट इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड आर्ग्यूमेंट वो देते हैं कि नॉलेज इज नॉट एक्सपीरियंस एट समथिंग लाइक अ मिरर इन विच द ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड, इट इज रादर एक्सपीरियंस एट व्हाट इज इन इटसेल्फ फॉर्मलेस एंड येट एप्रीहेंड्स ऑब्जेक्ट विद फॉर्म्स। तो नॉलेज कोई ऐसी चीज नहीं कि हम मिरर में उसको देख और हमें उसका फॉर्म पता चल जाए, कि उसमें रिफ्लेक्शन दिख जाए, नहीं। नॉलेज फॉर्मलेस है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के फॉर्म के साथ कॉम्प्रिहेंड या अप्रीहेंड करता है, करेस्पॉन्ड करता है। अगर फिर थर्ड आर्ग्यूमेंट वो देते हैं कि अगर नॉलेज खुद अपने ऑब्जेक्ट का फॉर्म लेता है, कि जब हम कहते हैं कि दिस इज ब्लू, तो नॉलेज खुद ब्लू फॉर्म लेता है, तो हम ये कहीं नहीं कहेंगे कि फिर क्यों ऑब्जेक्ट वुड सीम टू बी नियर और डिस्टेंट, फिर पास दूर वगैरह। तो क्या नॉलेज भी हमसे दूर है, नॉलेज भी हमसे पास है? इट वुड मेक नो सेंस। नॉलेज वुड बी लाइक एन ऑब्जेक्ट इफ इट हैड द फॉर्म ऑफ द लैटर एंड येट द टू आर एक्सपीरियंसेस स्टैटिकली डिफरेंट। तो अब वो एक और पॉइंट कहते हैं कि अगर नॉलेज का फॉर्म है ऑब्जेक्ट के जैसे, तो फिर वो तो एक चीज लगनी चाहिए, लेकिन वो दोनों तो अलग अलग है। नॉलेज और उसका ऑब्जेक्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स और वो एक्सपीरियंस डिफरेंटली। हाउ इज द सपोज्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज इटसेल्फ नोन? इज इट्स नॉलेज फॉर्मलेस और नॉट? तो अब वो ये फिर एक पॉइंट और ये कह रहे हैं कि फिर हमें नॉलेज का फॉर्म कैसे पता चलता है? क्या नॉलेज के फॉर्म की नॉलेज खुद फॉर्मलेस नहीं हो सकती होगी? फिर अगर हम बोल रहे कि हम बोल रहे कि नॉलेज का फॉर्म होता है, ठीक है, तो ये नॉलेज का फॉर्म होता है, फिर इसका क्या फॉर्म है? टू रिक्वायर दैट टोटल सपोर्ट और अग्रीमेंट इज टू रिड्यूस नॉलेज टू अ मटेरियल ऑब्जेक्ट व्हिच इज कंसिस्टेंट विद इट्स नेचर ऑफ नॉलेज। तो अगर हम नॉलेज को उसका फॉर्म दे रहे हैं, तो मतलब हम नॉलेज को टू दी ऑब्जेक्ट ला रहे हैं, एक मटेरियल चीज बना रहे हैं, विच इज नॉट ट्रू। नेचर ऑफ नॉलेज इज नॉट मटेरियलिस्टिक। The thesis that knowledge is sakar should consistently lead to denial of the external world। तो ये थीसिस की नॉलेज साकार है, नॉलेज के पास एक वो है, ये इट लीड्स टू द डिनायल ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, कि नॉलेज से हटके कोई एक चीज है वो उसका डिनायल कर देता है, वो नॉलेज और ऑब्जेक्ट को एक ही चीज कंसिडर करेगा। एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंशन, दैट इज श्रुतुल्य,
whereas knowledge could not have this feature. The discontinuity which share amongst various objects apprehended together could not be represented in the appropriate knowledge. तो knowledge को हम लोग उसके साथ कंटिन्यू ही नहीं कर सकते हैं. एंड हम लोग नॉलेज को जब हम कहते हैं कि अगर कह रहे हैं कि नॉलेज का एक फॉर्म है, दैट मीन्स वी आर रिप्रेजेंटिंग नॉलेज एज द ऑब्जेक्ट विच इज नॉट डन. हम लोग नॉलेज को एज ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. To the Buddhist argument that contradictory or contrary forms could not possibly belong to the same object and therefore must belong to knowledge, Kumarila, the great Mimamsa realist, replies that there is no hard and fast rule laid by God that one object must have one and only one form. तो अब बुद्धिस्ट कहते हैं कि नॉलेज का खुद का फॉर्म होता है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि जार छोटा भी है बड़ा भी है. तो उस पे कुमारिला जो कि एक मीमांसा रियलिस्ट है, उनका कहना है कि गॉड ने ये नहीं कहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ही फॉर्म होना चाहिए. हमें जैसे हम चीजों को परसीव करते हैं हमें वैसे उसे एक्सेप्ट करना चाहिए. तो कुमारिला का कहना है कि वी मस्ट एक्सेप्ट टू बी वन और ऑफ मेनी फॉर्म्स अकॉर्डिंग एज वी परसीव देम. देयर कैन बी नो अदर क्राइटेरिया कि एक ही चीज के दूसरे फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे हम परसीव करते हैं वो हमारे ऊपर है. अब इस पॉइंट पे इट परहैप्स नेसेसरी टू टेक अ क्लोजर लुक एट द इशू बाय आस्किंग वंस अगेन व्हाट डज द वर्ड आकार हियर मीन. अब आकार का मतलब क्या होता है. तो न्याय और मीमांसा रियलिस्ट ये कहते हैं कि कॉन्शियसनेस के ज्यादातर स्टेज जो है वो प्रकार है. ठीक है, तो वी में अब प्रकार और आकार के बीच में डिफरेंस अगर हम देखें कि आकार का मतलब बुद्धिस्ट आइडियलिज्म में आकार का मतलब रियल कंटेंट और प्रकार का मतलब लॉजिकल क्वालिफायर. उसका प्रकार उसका आकार है टू डिफरेंट थिंग्स. प्रकार मतलब उसको क्वालिफाई जो करता है, उसको क्वांटिफाई जो करता है, और आकार का मतलब एक रियल चीज, एक रियल कंटेंट, उसका एक रियल फॉर्म. ठीक है, तो आकार इज समथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग इन इटसेल्फ, और प्रकार मतलब उसका एक क्वालिफायर जो उस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है. न्याया ऑल्दो इट डिनाइज दैट अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, न्याया डिनाई करता है कि स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के पास रियल कंटेंट होता है उसका खुद का, ऐसा नहीं है. वो इंसिस्ट करता है कि ऑन इट्स कंटेंटलेस कैरेक्टर, कि जो ज्ञान है, जो कॉन्शियसनेस है, उसका कोई कंटेंट नहीं होता है. Nevertheless, does undertake elaborate logical analysis of the sentence which gives expression to a knowledge. तो न्याया बिलीव करता है कि दो स्टेजेस होते हैं परपेचुअल नॉलेज के. फॉर एवरी परपेचुअल एनकाउंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट देयर इज एन इनिशियल नॉन लिंग्विस्टिक नॉन प्रोपोजिशनल एप्रीहेंशन फॉलोड बाय लिंग्विस्टिक एंड प्रोपोजिशनल नॉलेज. कि कोई भी चीज के परसेप्शन के दो स्टेजेस होते हैं. पहला जो होता है वो नॉन लिंग्विस्टिक होता है, नॉन प्रोपोजिशनल होता है, उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक हमें पता नहीं होते, और फिर उसके बाद उसके प्रोपोजिशंस हमें पता लगते हैं. जो प्रोपोजिशनल नॉलेज होते हैं विच इज नेसेसरीली लिंग्विस्टिक, प्रोपोजिशनल नॉलेज लिंग्विस्टिक होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके लॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं. और जो न्याया लॉजिशियंस है दे डेवलप्ड मच सोफिस्टिकेशन इन दिस एनालिसिस. लेकिन जो न्याया मेटाफिजिशियंस है वो उन क्वेश्चंस के साथ एम्बैरेस है, मतलब उनके ऊपर जब इन लॉजिकल एंटिटीज के क्वेश्चंस पूछे गए थे कि हाउ इज दिस लॉजिकल क्वालिफायर, सो दे डिड नॉट हैव एन आंसर टू दैट. दे आर इन एनी केस नॉलेज डिपेंडेंट. Their realism dependent upon admitting a non-propositional and non-linguistic knowledge in which the thing itself is apprehended without the intermediary or logic of epistemic entities. But in any case, neither sort of knowledge has any real content of its own. It has only logical contents. It has no akar but only prakar. So this is what the न्याय मीमांसा रियलिस्ट से कि नॉलेज का खुद का कोई आकार नहीं होता है, उसका कोई रियल कंटेंट नहीं होते, सिर्फ उसका एक प्रकार होता है. इट इज फॉर्मलेस, इट डज नॉट हैव एनी फॉर्म. उसके अंदर की लॉजिकल कंटेंट्स होते हैं बट वो एक रियल कंटेंट नहीं है. वन रीजन द न्याय रिजेक्टेड बुद्धिस्ट थ्योरीज इज दैट नॉलेज इज नॉट अ थिंग, अ सब्सटेंस, द्रव्य. कि नॉलेज कोई द्रव्य नहीं है, कोई चीज नहीं है. तो अब देखिए बुद्धिस्ट का कहना है कि नॉलेज के पास आकार है, मतलब नॉलेज इज समथिंग, और उस समथिंग का ही कोई शेप होता है. और न्याय अगर कहते हैं कि नॉलेज का कोई फॉर्म नहीं होता है, मतलब इट इज नॉट समथिंग, इट इज नॉट अ सब्सटेंस. आकार हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि उसके एलिमेंट्स जिस वे में अरेंज्ड है वो उसका आकार हुआ. बट नॉलेज कोई सब्सटेंस नहीं है, उसके पास कोई एलिमेंट्स नहीं है, उसके कोई पार्ट्स नहीं है कि हम उसका अरेंजमेंट देखें, उसका शेप देखें. ना वो कोई क्रिया है, ना कोई एक्शन है, और ना कोई एट्रीब्यूट है, ना कोई गुण है. ये हमें एक दिस ब्रिंग्स अस टू द अदर रिलेटेड इशू दैट आई विश ब्रीफली टू रिकॉल. द थ्योरी ऑफ नॉलेज एज एन एक्शन हैज इट्स सपोर्टर्स अमंग इंडियन रियलिस्ट. तो इंडियन रियलिस्ट ये चीज को सपोर्ट करते हैं कि नॉलेज इज एक्शन, नॉलेज इज क्रिया.
In fact, it has been argued that only such a theory may save realism by accounting for the difference between the thing itself and the thing as known, that is as we say, or a difference which is indeed for realism. तो ये आर्ग्यू करा गया है कि सिर्फ एक ऐसी थ्योरी रियलिज्म को बता सकती है कि नॉलेज इज एक्शन, कि बिटवीन द थिंग इटसेल्फ एंड द थिंग एज नोन, कि थिंग और थिंग का नॉलेज होना में डिफरेंस है. The best known form of this view is to be found in the Mimamsaks of the Bhatta school, for whom that difference, namely the difference between the mere thing and the same thing as known, is a fact to begin with and is precisely what needs to be accounted for in epistemology. तो जो भट्टा स्कूल है मीमांसक्स के, उसमें यही उन्होंने इस चीज में डिफरेंशिएट करा है कि वो चीज का होना और चीज के बारे में, चीज के होने का पता होना, the knowledge that the thing exists and the existence of that thing are two different things. An act alone can make a difference and in fact brings about that difference in that which is acted upon. An act which makes no difference is an absurdity. तो ऐसी चीज कहना कि नॉलेज का होना, मतलब ऑब्जेक्ट का होना और ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना, ऑब्जेक्ट के होने का पता होना, इन दोनों चीज में अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो ये absurd है. There has to be a difference between them. So sorry for the glitch. The act of knowing is precisely that which transforms the mere thing to a known thing. ये act of knowledge है कि वो उस चीज को एक known चीज में करता है कि उस चीज के बारे में हमें पता है. और उस थ्योरी पे this act itself is not known at the same time as the object is. That is, since it is not self-intimating but is rather inferred from the experience of that difference. Realism is further strengthened, for what is initially apprehended on this account is neither knowledge itself nor one of its contents, but rather what is other than it, even if the latter is colored by quality that is brought about by the act of knowing. तो किसी चीज के बारे में पता होना उसके एग्जिस्टेंस से अलग होता है, और उस डिफरेंस से हम उस चीज के बारे में पता करते हैं कि हमें वो चीज का होना और उस चीज के बारे में पता होने के बीच में एक डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस से हम उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं. और जिस टाइम पे हमें उसके बारे में पता, मतलब द ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस और उसका मैनिफेस्टेशन हैपन एट डिफरेंट टाइम्स, उसके बारे में हमें पता उसी टाइम पर नहीं चलता है, हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू आवर परसेप्शन. This doctrine of act is hopelessly unsatisfactory. However, leaving aside other technical objections raised against the Mimamsa theory, here it may suffice to note that the purpose of knowledge is to manifest, reveal or unconceal the thing, precisely as it is, to make it bodily self-present but not to alter it by producing it a new property such as knownness. तो knowledge का काम होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को रिवील करना, reveal to us. नॉलेज का काम है उस ऑब्जेक्ट को रिवील करना. किसके सामने? हमारे सामने रिवील करना. अगर आपको ध्यान होगा कि हमने लास्ट सेमेस्टर में जब हम न्याया परसेप्शन ऑफ थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जैसे एक लैम्प क्या है, जब हम लैम्प को जलाते हैं तो उस लैम्प की रोशनी से हमें आसपास की चीजों का मैनिफेस्टेशन होता है, रिवील होता है.
जब तक अंधेरा होता है हमें नहीं पता कि आसपास क्या चीजें पड़ी है, लेकिन पास में पड़ी हुई टेबल का हमें कैसे पता चलता है, चेयर या वास का कैसे पता चलता है, जब हम लैंप में लाइट जलाते हैं तो उसकी लाइट से हमें पता चलता है। उसी तरीके से नॉलेज हमें रिवील करता है ऑब्जेक्ट्स को। हमें जब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होता है तब हमें पता चलता है कि अच्छा दिस ऑब्जेक्ट इज देयर, इट इज प्रेजेंट। To know is not to modify what is known. That epistemological difference is simply not an implication of knowing, for such a difference would be inconsistent with not knowing is by its intention. तो मतलब knowing का मतलब to know is not to modify what is known. कोई नई चीज के बारे में पता चलने का मतलब ये नहीं है कि हमें पहले से जो पता था वो सब चेंज हो गया, वो मॉडिफाई हो गया। वो एक एपिस्टेमोलॉजिकल डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। और what however is an implication of knowing is that what is known does not come into being by virtue of being known, that the object of knowledge had a prior unknown existence, कि यही कि वो ऑब्जेक्ट हमारे जानने से पहले एग्जिस्ट कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए अगर मैं आपको आज बताऊं कि अच्छा देयर इज एन आईफिल टावर इन पेरिस, मान लीजिए आपको इस चीज के बारे में नहीं पता, या फिर लेट अस से कि मैं आपको बता दूं कि देयर इज अ पैलेस इन अमेरिका, एक कैसल है अमेरिका में, इफ आई से दैट, सो वो ऑब्जेक्ट पहले से एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन आपको उसकी नॉलेज नहीं थी। उस ऑब्जेक्ट की पहले से एक अननोन एग्जिस्टेंस थी लेकिन आपको उस एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं था। So that is known as अज्ञातसत्तु। अज्ञातसत्तु कि उस ऑब्जेक्ट की जानने से पहले एक एग्जिस्टेंस थी, आपको नहीं पता था। इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता था। मान लीजिए आपको आज क्लास में बताया कि देयर इज एन आईफिल टावर इन पेरिस, आपको नहीं पता था कि पेरिस में आईफिल टावर, तो इसका मतलब क्या वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था? नहीं, पहले वो एग्जिस्ट करता था बट वो एक अननोन एग्जिस्टेंस थी, वो अज्ञान सत्तु था। यू वर नॉट अवेयर कि वो चीज एग्जिस्ट करती थी, आपको उसकी नॉलेज नहीं थी बट वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता था। So that the function of knowing extends only as far as removing this unknown status and bringing the object to its self-giveness. कि नॉलेज का मतलब इतना ही है कि वो आपको पहले उस अननोन नॉलेज को हटा के कि वो अननोन ऑब्जेक्ट को नोन करना। As we shall note later, this gave rise to the problem of ignorance vis-a-vis knowledge, and the manifestations and the ramifications of this new problem no less contributed to the realism-idealism issues as the ones we are discussing now. What realism that needed was not a theory of knowledge as an activity, but one of knowledge as intentional. तो नॉलेज की कोई एक्टिविटी नहीं है बल्कि वो इंटेंशनल है। कैसे? जो भी इंटेंशनल एक्ट्स है वो एक्टिविटीज नहीं होती है, ऑल्दो ऑल एक्शंस में भी रिगार्डेड एज इंटेंशनल। तो देखिए जितने भी एक्शंस होते हैं वो इंटेंशनल होते हैं, लेकिन जितने भी इंटेंशनल होते हैं वो एक्टिविटीज नहीं होती है। नॉलेज इज इंटेंशनल, that is of an object that falls outside it, over and above this. It need not be an act that alters its object. तो नॉलेज कोई एक्टिविटी नहीं है, नॉलेज एक इंटेंशनल चीज है लेकिन ये कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, हम इसमें ऑब्जेक्ट को कुछ बदल नहीं रहे। द न्याय रियलिज्म इज बेस्ड ऑन दिस रिकॉग्निशन। नॉलेज अकॉर्डिंग टू न्याय व्यू इज अ क्वालिटी ऑफ द नोअर, for there is no other category within Nyaya ontology for a particular to fall under if it is neither a substance nor an action. तो न्याय थ्योरी में नॉलेज को एक गुण, एक क्वालिटी बताई गया, ना ही द्रव्य, ना मतलब ना ही सब्सटेंस बताया गया, ना ही एक्शन, क्रिया बताया गया। नॉलेज एक गुण है, क्वालिटी है। नॉलेज एक सब्सटेंस नहीं हो सकती क्योंकि वो एक तो पार्टलेस है, इट हैज लॉजिकल बट नॉट रियल कंपोनेंट्स। नॉलेज के अंदर कोई एक्चुअल कंपोनेंट्स नहीं होते, उसके कोई पार्ट्स नहीं होते, कोई फॉर्म नहीं होता। इट इज नॉन एटर्नल, इट कैन नॉट बी एन एक्शन फॉर इट इज डिवॉइड ऑफ मोशन। तो नॉलेज ना तो कोई सब्सटेंस हो सकती क्योंकि उसके अंदर कोई पार्ट्स नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, और ना ही कोई भी एक्शन हो सकती क्योंकि नॉलेज के अंदर कोई मोशन नहीं है। नॉलेज एक क्वालिटी है बट बाकी सारी क्वालिटीज के कंपैरिजन में इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स बीइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नॉलेज एक ऑब्जेक्ट की क्वालिटी है। इवन द लॉजिकल एंड प्योरली एपिस्टेमिक एंटिटीज are equally well transcendent to their cognition, and in no case is knowledge self-intimating. So what
so that what is given is the object itself but not the knowledge of or any of its contents. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे करना पड़ेगा. बुद्धिस्ट आइडियलिस्ट एंड न्याय रियलिस्ट, आपको देना पड़ेगा कि हाउ दे एक्सप्लेन नॉलेज. एक कहता है कि नॉलेज क्वालिटी है, दूसरा कहता है कि नॉलेज का फॉर्म है, नॉलेज सेल्फ रिवीलिंग है. एंड आपको सबके आर्ग्यूमेंट्स भी बताने पड़ेंगे. That if Nyaya is saying that knowledge is a good, why it is a good and why it is not a substance and why it is not an action. So if say that explain how Nyaya explains that knowledge is a quality, knowledge is a good, तो उसमें आपको सभी explain करना पड़ेगा. Why knowledge is not a substance, why knowledge is not an action and why it is a quality. ये सारी चीजें explain करना पड़ेगा. That will form an answer. It is important to be clear as to how the question about the self-intimating nature of knowledge is of relevance here. The issue is a state of consciousness, though known to its owner at the very moment of its coming into existence, that is by virtue of its merely being a state of consciousness. Or is it the case that being intentional, it is other directed and cannot be also of or about itself? In the latter case, a state of consciousness while manifesting its object remains itself unmanifested. In other words, जो knower है, जो किसी चीज के बारे में जानता है, वो ऑब्जेक्ट को जानता है but not his own knowledge. तो वो ऑब्जेक्ट के बारे में जानता है but वो इस चीज के बारे में अवेयर नहीं है कि उसको ऑब्जेक्ट की नॉलेज है. There would then be a parity between knowledge or in its object. Both are capable of being manifested by being objectified by a knowledge. तो नोअर को ऑब्जेक्ट की नॉलेज है लेकिन ऑब्जेक्ट के नॉलेज की नॉलेज नहीं है कि उसे ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है. अगर ऑब्जेक्ट इज मैनिफेस्टेड बाय इट्स नॉलेज, द नॉलेज इज मैनिफेस्टेड बाय अनदर नॉलेज ऑफ इट्स द फॉर्मर अपीयर बिकम्स द ऑब्जेक्ट. तो अगर हम ऑब्जेक्ट को नॉलेज की हद से मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की नॉलेज को हम लोग फिर वापस से अगर उसकी नॉलेज आ रही है तो फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट की नॉलेज है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और हमारी उसके बारे में जानकारी हमारी नॉलेज बन जाती है. ये नॉलेज ऑब्जेक्ट होगा लेकिन इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. Opposed to this extreme position held by the Nyaya is that of the Buddhist, the Advaita Vedanta and the Prabhakar Mimamsa. They all advocate what is called the self-intimating theory of knowledge, according to which a knowledge does both things at once. It reveals both its object and itself. Nyaya कहता है कि ऑब्जेक्ट की नॉलेज और जब हमें उस ऑब्जेक्ट की नॉलेज के बारे में पता चलता है तो वो एक दूसरी नॉलेज है जिसमें उस ऑब्जेक्ट की नॉलेज एक ऑब्जेक्ट बन जाती है. लेकिन बुद्धिस्ट एंड प्रभाकर मीमांसा यहाँ पे कहते हैं कि जब नॉलेज होती है, थ्योरी ऑफ नॉलेज दो काम करती है. वो सेल्फ रिवीलिंग है, वो ऑब्जेक्ट को भी रिवील करती है और साथ ही साथ अपने आप को रिवील करती है. हमें नॉलेज को रिवील करने के लिए दूसरी नॉलेज की जरूरत नहीं है. टू नो एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो ipso टू नो दैट वन नोज इट. Madhusan Saraswati defines this self-intimating character of knowledge as advedyatve sati aparoksa savyavaha ravisayatva, the property of being the subject matter of perceptual judgment without being an object of knowledge. कि knowledge कोई object नहीं है, knowledge अपने आप को reveal करती है. Whereas according to former theory the judgment SSP expressing a primary pre-reflective knowledge is different from the judgment. I know that SSP, तो जब हम पहले जजमेंट करते हैं कि we are judging SSP और I know that SSP are different. On the latter theory, the I know that adds nothing to the original judgment and only elaborates what was all along there. One recalls the Kantian statement that the I think must necessarily be able to accompany all our judgments. कि मैं ऐसा सोचता हूँ that SSP and I know SSP are not different but that not बस हम सेकेंड वाले में डिक्लेयर कर रहे हैं कि we have the knowledge of that judgment. With the self-intimation theory is common to various philosophical schools. की knowledge self-revealing है, ये बहुत सारे Indian philosophical schools में common है. There is a great deal of difference between them in the precise formulation of the theory. प्रभाकर अब इसी थ्योरी में ये सेल्फ रिवीलिंग सेल्फ इंटीमेशन थ्योरी में ही बहुत सारे डिफरेंस है. जैसे कि प्रभाकर मीमांसा के लिए नॉलेज जो है बाय इट्स वेरी बीइंग रिवील्स इट्स ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, इट्स सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट एंड इटसेल्फ एज द नॉलेज. तो प्रभाकर मीमांसा के लिए नॉलेज जो है वो ऑब्जेक्ट को एज ऑब्जेक्ट रिवील करता है, सब्जेक्ट को एज सब्जेक्ट रिवील करता है और नॉलेज को एज नॉलेज रिवील करता है कि नॉलेज नॉलेज ही है. ये
थ्री फोल्ड मैनिफेस्टेशन होता है जो कि साइमल्टेनियसली होता है। जब हमें ऑब्जेक्ट की नॉलेज होती है तो हमें उस नॉलेज की भी नॉलेज हो जाती है और सब्जेक्ट की भी पता चल जाता है। बुद्धिस्ट विज्ञानवादी जो है वो इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं कि ऑफ एन एजेंट ऑफ नोइंग, every occurrence of knowledge just reveals itself and what appears as its object but in fact is its form to itself। तो बुद्धिस्ट विज्ञानवादी का कहना ये है कि नॉलेज जब ऑब्जेक्ट को रिवील करता है तो वो बेसिकली अपना खुद का फॉर्म रिवील करता है। रामानुजन के लिए अ नॉलेज वाइल इट इज मैनिफेस्टिंग इट्स ऑब्जेक्ट बट नॉट व्हेन इट इज पास्ट reveals itself to its own subject, the knower, but not to another subject. So that saying without qualification that knowledge as such is self-intimating is misleading, even false. तो रामानुजन के लिए knowledge self-intimating है या self-revealing है, ये गलत है, ये false है, ये पूरा झूठी है, क्योंकि a knowledge while it is manifesting its object but not when it is in past. The Advaita Vedanta as usual operates with two formulations of the concept, one of which applies to pure consciousness and the other to empirical knowledge. Empirical knowledge मतलब कि जो चीज हमने पहले experience करी होती है। Empirical knowledge for Advaita Vedanta is pure consciousness is limited by the appropriate mental modification, whereas objects are manifested by pure consciousness through the meditation of appropriate mental modifications. The vritti itself is directly revealed by pure consciousness. ये जो मेंटल मॉडिफिकेशन हम लोग करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, ये प्योर कॉन्शियसनेस हमें रिवील करता है और उसके लिए हमें एक दूसरे मेंटल मॉडिफिकेशन या दूसरे नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। तो एक एम्पिरिकल कॉग्निशन जो है इज सेल्फ इंटीमेटिंग इन द सेंस दैट इट इज मैनिफेस्टेड बाय प्योर कॉन्शियसनेस अलोन, बट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस वन मे से दैट इट इज सेल्फ इंटीमेटिंग, इज स्ट्रिक्ट एंड लिटरल सेज इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ, इट इज सेल्फ शाइनिंग एंड ट्रांसुलेंट, कि वो प्योर कॉन्शियसनेस, वो मेंटल मॉडिफिकेशन जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस का वो सेल्फ रिवीलिंग है। अब कंसिडर करिए बुद्धिस्ट वर्जन ऑफ द थीसिस एंड इन कॉन्ट्रास्ट विद द न्याय थीसिस, देयर ऑन्टोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस वुड बी क्लियर। पहले ये पॉइंट आउट किया गया था कि बुद्धिस्ट के लिए, क्योंकि नॉलेज इन एनी केस मैनिफेस्ट इटसेल्फ, नॉलेज सेल्फ रिवीलिंग है और क्योंकि उसका खुद का फॉर्म है, और जो फॉर्म जैसे ब्लू है वो जब हम वो अपीयर करता है, जब हम किसी चीज को कहते हैं कि वो ब्लू है तो वो नॉलेज का फॉर्म ब्लू भी अपीयर करता है, मस्ट हैव टू बी द फॉर्म ऑफ माई नॉलेज। दूसरी तरफ न्याय के लिए नॉलेज नेवर मैनिफेस्ट इटसेल्फ एंड डज नॉट हैव अ फॉर्म ऑफ इट्स ओन। नॉलेज का खुद का कोई फॉर्म नहीं होता, वो अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं करता है। To be able to say that two or allegedly two things are in fact two, there must be some conceivable situation in which one of them but not the other is given, experienced, presented. If there is no such situation, then the allegedly To be able to say that two or allegedly two things are in fact two, there must be some conceivable situation in which one of them but not the other is given, experienced, presented. If there is no such situation, then the allegedly two things are in fact one or possibly two inseparable aspects of one and the same thing. कि अगर जब हम बात करते हैं कि कोई भी चीज दो है तो उसके लिए हमें उसके पहले किसी एक के बारे में पहले से पता होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि वो ऐसी ही चीज के दो चीजें। अगर हमें एक के बारे में नहीं पता तो हम कह ही नहीं पाएंगे कि वो एक ही चीज के दो हैं। जैसे कि Now, if it be the case, as the self-intimation theory asserts, that whenever blue is given, the apprehension of blue is also given. जब हम blue की बात करते हैं तो blue का realization भी होता है, blue का apprehension भी होता है। And the apprehension of blue cannot be two different things, but should be two aspects of one and the same thing. Blue का apprehension जो है वो दो अलग अलग चीजें नहीं है, लेकिन एक ही चीज के दो अलग एस्पेक्ट्स हैं कि ब्लू और ब्लू का एप्रीहेंशन, ब्लू की नॉलेज। न्याय रियलिज्म नीड्स देयरफॉर द पॉसिबिलिटी दैट ब्लू बी गिवन without the apprehension of blue being given. This is not merely possible, but according to Nyaya, invariably the case. कि
ब्लू जो है वो हमें पहले से उसके बारे में पता होना चाहिए विदाउट ब्लू बीइंग गिवन बिफोर टू अस. जब एक ऑब्जेक्ट हमें गिवन होता है, हमें पता मतलब ऑब्जेक्ट हमारे सामने प्रेजेंट होता है, उसकी नॉलेज प्रेजेंट नहीं होती है. और जब नॉलेज होती है तो ऑब्जेक्ट इज गिवन नॉट बाय इटसेल्फ बट ओनली एज एंसिलियरी टू दैट नॉलेज. उस नॉलेज की वजह से हमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलता है. The last of the 3 questions with which we began our survey is, क्या कोई ऑब्जेक्ट क्या कॉन्शियसनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्शियसनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टलेस, क्या वो कॉन्शियसनेस किसी ऑब्जेक्ट की होती है, उसकी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होती है, और इज इट इंटेंशनल और नॉट. The logical connections between answers to this question and answers to the first 2 questions are not easy to see. I will only make some brief observations on this matter. अब देखिए इस मैटर में इन क्वेश्चंस को जो है वो जैन मोहंती क्या कहते हैं. द न्याया which as I have emphasized stresses perhaps most consistently the non-self intimating character is also the school which most clearly recognizes its intrinsic intentionality. So also do Ramanujan. The two Mimamsa schools, even if they otherwise differ among themselves on the other issues. Thus Ramanujan writes, na sa nirvisay त्ववित संवित अस्ति. अब न्याया जो है वो सबसे ज्यादा क्या बात पे स्ट्रेस करता है कि नॉलेज नॉन सेल्फ इंटीमेटिंग है, वो नॉन रिवीलिंग सेल्फ रिवीलिंग नहीं है. कि नॉलेज को पता करने के लिए नॉलेज ऑब्जेक्ट हो जाती है. जब हम किसी ऑब्जेक्ट की नॉलेज के बारे में पता करते हैं तो वो नॉलेज फिर ऑब्जेक्ट बन जाती है. तो वो उसकी इंट्रिंसिक इंटेंशनैलिटी को रिकॉग्नाइज करता है और न्याय थ्योरी, जबकि वो डिनाई करता है कि नॉलेज सेल्फ रिवीलिंग नहीं है. अब जो विज्ञानवादीन बुद्धिस्ट है जिसके लिए कॉन्शियसनेस का एक फॉर्म होता है और वो सेल्फ रिवीलिंग होता है, द इंटेंशनलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस आई वुड सजेस्ट इज ओनली अपरेंट. द नॉलेज ऑफ ब्लू इज रियली अ नॉलेज हैविंग ब्लू फॉर इट्स फॉर्म. तो ब्लू की नॉलेज होना कि ब्लू है मतलब इज रियली अ नॉलेज हैविंग ब्लू फॉर इट्स फॉर्म, कि उस ब्लू का एक फॉर्म है, वो ब्लू नॉलेज का फॉर्म है. तो दैट एन आकार विच इज immanent to a cognition should be regarded as external is due to avidya, which then should be the principle or rather the source of intentionality. कि how knowledge is intentional, how it is self transcending reference, कि उसका एक आकार होता है और it should be regarded as external. कि अगर हम उसको एक्सटर्नल मानेंगे दैट इट इज समथिंग एक्सटर्नल, तो वो अविद्या है, वो हमारी इग्नोरेंस है जिस वजह से हम उसको एक्सटर्नल मान रहे हैं. The Advaita Vedanta, for which pure consciousness is both formless and self-intimating. अब अद्वैत वेदांता के लिए कॉन्शियसनेस के कोई फॉर्म नहीं होता और वो सेल्फ रिवीलिंग भी होता है. And empirical consciousness is formed and yet self-intimating. The issue is, as Sakar's opening sentences in its contemporary on the Brahma Sutras indicate, how can consciousness which is like light self-revealing and its object which is like darkness is opposite? How can two such things be together? That is, how can pure self-revealing consciousness whose essence is exhausted by its self-revealing character be also the intentional empirical consciousness? कि अगर वो self-revealing नहीं है तो वो intentional कैसे हो सकती है? Which is of an object and belongs to a subject. Intrinsically consciousness is objectless and subjectless. तो अद्वैत वेदांता के हिसाब से जो consciousness है वो objectless भी है, subjectless भी है. तो it appears to be of an object and as belonging to a subject. तो again avidya is the source of intentionality. तो avidya, ignorance, is the source of intentionality. Ramanujan is also impressed by the intentionality of consciousness, that as said before, he ties its self-intimating character to its intentionality, कि वो क्योंकि intentional है, knowledge is intentional, हम लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, that is why it is self-revealing. The purpose of this review has been to establish logical connection between the answers to the 3 questions that listed at the beginning. जो questions हमने knowledge के बारे में पूछे थे उनके बीच में connection करना. The best case for realism is the strong sense is made by a combination of both the formlessness and non-self-intimating character of consciousness. तो realism अपना case सबसे अच्छी तरीके से इसलिए present कर पाता है क्योंकि वो consciousness को कह रहा है कि उसका कोई form भी नहीं है और वो non-self-revealing भी है. आइडियलिज्म का सबसे स्ट्रॉन्ग केस ये है कि जब वो दो चीजों को कंबाइन करता है कि कॉन्शियसनेस का खुद का फॉर्म है और क्योंकि वो खुद सेल्फ रिवीलिंग है, इन दो कॉम्बिनेशंस की वजह से दोनों का केस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और इनके बीच में बहुत ही
इंटरमीडिएट पॉसिबिलिटीज, अद्वैत वेदांता जो है वो एक चीज में मानता है और दूसरी में नहीं मानता है. इट्स पोजिशन विथ रिगार्ड टू द रियलिज्म आइडियलिज्म इश्यूज एम्बिगुअस, कि वो किस चीज में बिलीव करता है, रियलिज्म में या आइडियलिज्म में, उसकी पोजीशन क्लियर नहीं है. प्योर कॉन्शियसनेस इज फॉर्मलेस एंड सेल्फ इंटीमेटिंग, कंटेन्स नो फॉर्म विद इन इटसेल्फ एंड रिफर्स टू नो अदर. The apparent other, that is the world, is neither its form nor its real object but phenomenally superimposed upon by its avidya. Empirical consciousness, both formed and self-intimating, is the result. Its manifestations are intentionally, that is in the long run, not ontologically self-sustaining. So with this हमारा ये JN मेहनती का Unit 3 का Part 1 is over.